तो आज का दिन दो बड़े शपथ ग्रहण के नाम रहा है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये एक बड़ा घटनाक्रम रहा। और दूसरी बड़ी बात ये रही कि ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री बनाने में आज कामयाब हुई है और शपथ ली है मांझी ने। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बतौर सीएम चंद्रबाबू नायडू का ये चौथा कार्यकाल है। वहीं पवन कल्याण ने भी आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। तो ओडिशा में नवीन पटनायक युग का अंत कर बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई है। आदिवासी सीएम के तौर पर मोहन चरण मांझी ने शपथ ली। हम आपको पहले आंध्र प्रदेश के शपथ ग्रहण को दिखाते हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी समेत कई बड़े नाम, बड़े चेहरे शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार बने आंध्र प्रदेश के सीएम। आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड। डिप्टी सीएम के तौर पर पवन कल्याण ने ली शपथ। नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु शासनं द्वारा निर्मितమైన चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और इसके साथ ही नायडू ने बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर नायडू ने शपथ ली और आंध्र प्रदेश की चौथी बार कमान संभाली है। नारा लोकेश और अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। इनमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और बीजेपी के 1 मंत्री शामिल हैं। एक पद खाली रखा गया है। वहीं नायडू का शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य नजर आया, जहां मंच पर पीएम मोदी, अमित शाह जैसे बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, तो वहीं साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। समारोह में सुपरस्टार रजनीकांत, मेगा स्टार चिरंजीवी, रामचरण, पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन, मोहन बाबू, नंदबुरी बालकृष्ण, जूनियर एनटीआर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंच पर दिल को छू जाने वाली कई तस्वीरें भी देखने को मिली। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां एनडीए के सहयोगी दलों और अभिनेताओं के साथ वे काफी गर्मजोशी से मिले। शपथ समारोह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अभिनेता और पद्म विभूषण अवार्डी कोनिडेला चिरंजीवी बड़े ही दोस्ताना अंदाज में पीएम मोदी का हाथ पकड़कर उन्हें फोटो सेशन के लिए मंच के सामने की ओर लाते दिखे। इस दौरान दोनों भाइयों चिरंजीवी और पवन कल्याण ने नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाई और पीएम मोदी ने दोनों को एक साथ गले लगा लिया। इस दौरान दोनों भाई काफी खुश नजर आए। वहीं मंच पर पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच भी गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को गले लगाया। ये मंच भले ही दक्षिण का था, लेकिन दिल्ली में गठबंधन सरकार बनने के बाद इसके अलग ही मायने थे। दिल्ली में एनडीए दलों की बैठक में मोदी और नायडू के बीच जो बॉन्डिंग दिखी थी, वही गर्मजोशी भी इस मंच पर नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, दक्षिण का अंदाज है, खास तौर पर तेलुगु फिल्में अब भारत के तमाम हिस्सों में लोकप्रिय जब से डबिंग शुरू हुई है, तो ये जितने भी चेहरे हैं ये सब बहुत चिरपरिचित चेहरे हैं। और इसमें चिरंजीवी जो कि पवन कल्याण के भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, पूरा परिवार जो है वो फिल्मों में एक्टिंग करता दिखाई देता है। तो ये सारे परिवार के लोग जो हैं जब मंच पर दिखाई दिए तो ऐसा लगा कि पूरा सितारों का झमघट आ गया है। और अंदाज भी वही था। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर थे, लेकिन आपने देखा कितनी गर्मजोशी के साथ मंच पर वो दिखाई दिए। बड़ी अद्भुत तस्वीरें यहाँ से देखने को मिली। अब बात चेहरों की हो रही है, तो आज जो चेहरे खास रहे वो थे मंत्रिमंडल के चेहरे। आपको दिखाते हैं कि आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल के चेहरे कौन कौन से हैं। टीडीपी के मंत्रियों में 17 नए चेहरे शामिल हैं। टीडीपी के 3 मंत्री पहले कैबिनेट में रह चुके हैं। जनसेना पार्टी के 3 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें पवन कल्याण खुद ही हैं, पार्टी जिनकी है अध्यक्ष हैं, और डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। वहीं नांदेड़ला मनोहर और कंडुला दुर्गेश भी मंत्री बने हैं। बीजेपी के अकेले सत्य कुमार यादव सरकार में शामिल हैं। नायडू मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। और
एकमात्र मुस्लिम चेहरे के तौर पर मोहम्मद फारूक को मौका मिला है। तो ये एक तरीके से मंत्रिमंडल है और यहाँ के कई ऐसे चेहरे हैं, राजनीति के चेहरे, स्थानीय चेहरे, जिनसे आप बहुत परिचित नहीं होंगे, लेकिन दो चेहरे जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू और दूसरे पवन कल्याण। पवन कल्याण बेशक राजनीति में नए हैं, लेकिन फिल्मों के लिहाज से वो काफ़ी लोकप्रिय चेहरा रहे हैं, और नायडू वो राजनीति का बड़ा लोकप्रिय चेहरा, चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आंध्र में नायडू राज है, पवन कल्याण डिप्टी सीएम बने हैं और नायडू चौथी बार सीएम बने हैं। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनी है। चंद्रबाबू नायडू ने 24वें सीएम के तौर पर यहाँ पर शपथ ली। चौथी बार नायडू ने प्रदेश की कमान संभाली है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है। वहीं जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण डिप्टी सीएम बने हैं। नायडू के बेटे और टीडीपी महासचिव नारा लोकेश भी मंत्री बनाए गए हैं। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य हैं कैबिनेट में। टीडीपी के 20 हैं, जनसेना के 3 हैं और बीजेपी के 1 मंत्री ने इसमें शपथ ली है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू अपने दम पर सरकार बनाने की ताकत में हैं, लेकिन जिस अंदाज में एनडीए चला है और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ण बहुमत होने के बावजूद एनडीए के तमाम घटक दलों को स्थान दिया था, उसी अंदाज में चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पर स्थान दिया है। पवन कल्याण को भी स्थान दिया गया, लोकप्रिय भी हैं, और जो जीत मिली है इतनी बड़ी, वो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण बना था कि बीजेपी, जनसेना और टीडीपी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तेलुगु सिनेमा बहुत छाया रहता है, अब तेलुगु राजनीति भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। हालांकि हम देखें तो चंद्रबाबू नायडू इंतजार कर रहे थे लंबे समय से, पहले भी मुख्यमंत्री के तौर पर वो यहाँ का लोकप्रिय चेहरा रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक इंतजार करना पड़ा। फाइनली आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बन गई। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो यहाँ लोकसभा चुनाव में भी आप देखते हैं बार बार कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और उनमें भी चंद्रबाबू नायडू ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं सांसदों की संख्या के आधार पर। तो एनडीए का प्रयोग आंध्र प्रदेश में बहुत सफल प्रयोग रहा, यह कहा जा सकता है। मंत्रिमंडल में सबका ख्याल भी रखा गया है। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग से 8 लोग मंत्री बनाए गए हैं। तो जो जातीय समीकरण की हम बात करते हैं, वो जातीय समीकरण यहाँ भी साधे गए हैं। अनुसूचित जाति से 3 और अनुसूचित जनजाति से 1 को मौका मिला है। कम्मा और कापू समुदायों से 4-4 मंत्रियों को मौका मिला है। रेड्डी समुदाय से 3 और वैश्य समुदाय से भी 1 को कैबिनेट में जगह दी गई है। नायडू खुद जो है वो कम्मा समुदाय से आते हैं और पवन कल्याण का कापू समुदाय से नाता है। तो आप जिस तरीके से कर्नाटक की दक्षिण में ये राजनीति जो समुदायों की है, ये काफ़ी मायने रखती है और इसीलिए सबका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। यहाँ पर सभी को साधने का प्रयास चंद्रबाबू नायडू के मंत्रिमंडल में किया गया है, एनडीए की इस सरकार में किया गया है। अब चुनाव परिणाम की भी बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 2024 का हुआ है, हाल में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए, इसमें तेलुगु देशम पार्टी ने तो ज़बरदस्त जीत हासिल की। आप देख रहे हैं 45.6%, ये वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा वोटिंग परसेंटेज है। 135 सीटें इसके साथ में टीडीपी को, तेलुगु देशम पार्टी को मिली। जनसेना जो पवन कल्याण की पार्टी है, उनको 21 सीटें मिली है और 8.53% वोट प्रतिशत रहा है। वहीं बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं, 2.83% वोट प्रतिशत रहा है। वाईएसआर को 11 ही सीटें मिली, इनकी सरकार चल रही थी पहले, 39.37% वोट प्रतिशत रहा। और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली है, वोटिंग परसेंटेज भी गिरा है, 1.72% ही मत प्रतिशत यहाँ पर कांग्रेस का रहा है। तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका रहा। कुल मिलाकर ये जो प्रयोग रहा तीनों पार्टियों का साथ में आने का, ये लोकसभा चुनाव, और आप देखें लोकसभा चुनाव में जो आंकड़ा बना, एक बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी एनडीए की जो दिखाई देती है, उसमें बड़ा योगदान आंध्र प्रदेश से मिली सीटों का भी है। बेशक ये सीटें तेलुगु देशम पार्टी को ज़्यादा मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद आज अगर आप देख रहे हैं कि एक बार फिर मजबूती से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ ले पाए हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह आंध्र प्रदेश का एनडीए का परफॉर्मेंस लोकसभा में भी रहा और विधानसभा में तो एक तरफा प्रदर्शन रहा है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। आप देख रहे हैं कितनी भावुक तस्वीरें रही। चिरंजीवी जो कि भाई हैं पवन कल्याण के, दोनों ही फिल्मों के बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, उनको बार बार प्रणाम करते हुए कई बार तस्वीरें दिखाई दी। मेगा स्टार, सुपरस्टार, ये एक कल्चर होता है दक्षिण की फिल्मों का, और यही वजह है कि रजनीकांत भी आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तमिल इंडस्ट्री से ज़्यादा नाता रजनीकांत का रहा है, तो बड़ा एक कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है और फिर मलयालम सिनेमा है केरल का। तो ये 4 सिनेमा जो हैं ये अलग अलग चलते हैं, लेकिन अगर हिंदी भाषी बेल्टों के लिहाज से या फिल्म इंडस्ट्री के जानने वालों के लिहाज से देखें तो वो इन सबको एक ही नज़रिए से देखते हैं, एक ही मंच पर देखते हैं। और यहाँ पर देखा भी गया है
कि जो लोकप्रिय अभिनेता होते हैं दक्षिण के, वो एक दूसरे की जो भाषाई फिल्में होती हैं उनमें काम करते दिखाई देते हैं। आपने नायडू की ताजपोशी देखी ब्रेक से पहले, और हम माझी की बात करें, ओडिशा की बात करें, उससे पहले कुछ तस्वीरें और ज़रा आंध्र प्रदेश से आपको दिखाना चाहेंगे। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तस्वीरों का दिन जो है वो आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सितारे भी देखने को मिले। और अभिनेताओं का या फिल्मी कलाकारों का राजनीति में बड़ा जोर चलता है पूरे दक्षिण भारत में। वो सिर्फ बात आंध्र प्रदेश की नहीं, तमिलनाडु में भी आप देखेंगे, कर्नाटक में भी देखेंगे, तो यहाँ पर फिल्मी परिवार जो है राजनीति में बड़े मजबूती से सामने आते हैं। और अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण एक एग्जाम्पल हैं। उनके भाई चिरंजीवी की भी प्रजा राज्यम पार्टी से राजनीति की शुरुआत हुई थी, यदि आपको याद होगा तो, लेकिन वो उतने सौभाग्यशाली नहीं रहे जिस अंदाज में पवन कल्याण ने अपनी राजनीति को चमका लिया। किस्मत अच्छी रही। 2008 में चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की थी। प्रजा राज्यम पार्टी के कांग्रेस में मिलने के बाद सक्रियता कम हुई। 2014 में पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी की नींव रखी। 2014 में चुनाव नहीं लड़ा, बाहर से एनडीए गठबंधन को समर्थन दिया। 2019 का चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। रजौले विधानसभा सीट पर ही जनसेना पार्टी को जीत मिली थी। 2024 के चुनाव में पवन कल्याण ने गठबंधन को मजबूत किया। एनडीए गठबंधन को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल्याण को आंधी बताया। एनडीए का लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। 164 विधानसभा और 21 लोकसभा सीटों पर गठबंधन को जीत मिली है और ये मजबूत आधार बना कि चंद्रबाबू नायडू यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं अगर केंद्र में आप मजबूत सरकार एनडीए की देखते हैं तो उसमें ये जो 21 लोकसभा सीटें आई हैं आंध्र प्रदेश से, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तब आंकड़ा जो है 293 के पार गया। तमिलनाडु में कई साउथ सुपरस्टार जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे राजनीति में आप एमजीआर का नाम सुनते हैं, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तमिलनाडु के सुपरस्टार एमजीआर सफल राजनीतिज्ञों में शुमार है। एमजीआर का पूरा नाम मरुथुर गोपालन रामचंद्रन है। 1936 में फिल्म साथी लीलावती में सहायक भूमिका निभाई। एमजीआर तमिल फिल्मों के बड़े स्टार बने। अभिनय छोड़ अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की एआईएडीएमके की स्थापना उन्होंने की। 1977 में से 1987 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। 87 में जब एमजीआर की मृत्यु हुई तब वो मुख्यमंत्री थे। फिर जयललिता एमजीआर के साथ ही जुड़ी हुई थी। एमजीआर के बाद जयललिता ने उनकी पार्टी की कमान संभाली और केंद्र की सियासत में भी जमकर दखल रखा। जयललिता नेता के तौर पर सफल दूसरी सुपरस्टार रहीं, क्योंकि इससे पहले वो फिल्मों में काफ़ी चमकता हुआ चेहरा थी। राजनीति में जयललिता को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। वो फिल्मों से ज़्यादा लोकप्रिय राजनीति में हुई। एमजीआर ने राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। एमजीआर के साथ कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। एमजीआर के निधन के बाद उनकी विरासत को उन्होंने संभाला। जयललिता 1984 में राज्यसभा सांसद के रूप में चुनी गई। एआईएडीएमके के प्रचंड बहुमत के बाद तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में बेहद सफल रहीं। जयललिता ने अपने इशारे पर केंद्र की कई सरकारों को भी चलाया। फिर आपने देखा किस तरीके से जयललिता और करुणानिधि, डीएमके और एआईएडीएमके, इनकी लड़ाई बड़े लंबे समय तक तमिलनाडु में चलती रही। और जयललिता का जब निधन हुआ तो उसके बाद में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। हालांकि डीएमके को ही फिलहाल इस चुनाव में उसका फायदा हुआ। एनटीआर, बड़ा नाम है एनटी रामाराव का, और ये जितना जूनियर एनटीआर हो, ये जितना भी परिवार आप देखते हैं एनटीआर के परिवार के ही लोग देखने को मिलते हैं। एनटीआर की बात करें, तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता रहे एनटीआर या एनटी रामाराव। फिल्मी करियर के बाद राजनीति में साख बनाई। 1982 में अपनी खुद की पार्टी तेलुगु देशम की स्थापना की। अगले वर्ष 1983 में विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीते। जनवरी 1983 में एनटीआर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के खिलाफ मुहिम के लिए जाने जाते हैं। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के बाद तेलुगु देशम सबसे बड़ी पार्टी बनी। 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एनटीआर। दामाद चंद्रबाबू नायडू विधायकों को तोड़कर खुद सीएम बन गए थे। तो ये कहा भी जाता था कि इन्होंने तो अपने ससुर साहब को भी नहीं छोड़ा था। अब ये राजनीति के बड़े दांवपेच होते हैं। चंद्रबाबू नायडू इसके बड़े माहिर हैं। एक और बड़े सितारे हैं जिन्होंने आजमाया अपने आप को लेकिन बहुत सफल अभी राजनीति में नहीं हुए, कमल हासन, लेकिन फिल्मों में बड़े लोकप्रिय हैं। सुपरस्टार कमल हासन वर्सेटाइल एक्टर के रूप में विख्यात हैं। राजनीतिक मुद्दों पर कमल हासन मुखर रहते हैं। 2018 में कमल हासन ने मक्कल निधि माइम पार्टी की स्थापना की। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की 37 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक भी सीट पर कमल की पार्टी टक्कर नहीं दे पाई। 2021 के विधानसभा चुनाव में कमल ने कोयम्बटूर दक्षिण से चुनाव लड़ा। बीजेपी की वांती श्रीनिवासन से कमल हार गए थे, तो बहुत सफल नहीं रहे हैं। हालांकि वो कई मंचों पर बोलते रहते हैं। अब चिरंजीवी की बात करते हैं। पवन कल्याण के बड़े भाई भी हैं और प्रजा राज्यम के विषय में हमने आपको बताया भी था। साउथ के सुपरस्टार हैं चिरंजीवी, बेहद सफल अभिनेता हैं। राजनीति में हाथ आजमाने के लिए फिल्मों से दूरी बनाई थी। 2007 से 2017 तक किसी फिल्म में अभिनय नहीं किया। 2008 में चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई। 2009 में विधानसभा चुनाव में 18 विधायक चुने गए। सुपरस्टार चिरंजीवी भी विधायक बने। 2 वर्ष बाद चिरंजीवी ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया। 2012 में कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद
सांसद भी चुने गए। मनमोहन सिंह सरकार में पर्यटन मंत्री का दायित्व भी निभाया। तो ये यहाँ तक उनकी राजनीति चली, फिर वो फिल्मों में धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। तो रामचरण जो हैं इनके सुपुत्र हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं फिल्मों में। अब थलपति विजय की बात करते हैं। सुपरस्टार विजय के नाम से भी इनको जाना जाता है। तमिल फिल्मों के बड़े लोकप्रिय अभिनेता हैं। इन्होंने भी राजनीति में कदम रखा। दक्षिण के बेहद लोकप्रिय अभिनेता, करोड़ों में हैं एक थलपति विजय, और उनकी फीस जो है वो भी करोड़ों में होती है फिल्मों की। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए राजनीति में उतरे विजय ने अपनी पार्टी का नाम तमिजागा वेत्री कजगम रखा और महत्वपूर्ण फिल्मी प्रोजेक्ट की वजह से लोकसभा चुनाव से दूर रहे। विजय का दावा है उनकी पार्टी 2026 विधानसभा चुनाव लड़ेगी, यानी वो अभी एक्टिव हैं लेकिन पत्ते अभी नहीं खोले हैं। अब बात कर लेते हैं मांझी की। आज के एक सितारे वो भी रहे हैं। आदिवासी नेता और 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी ने बुधवार को ओडिशा के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हुए। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पटनागढ़ से विधायक केवी सिंह देव और नीमापारा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बनी प्रभाती परिदा ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ओडिशा में आज से बीजेपी का राज। मोहन चरण मांझी ने ली सीएम पद की शपथ। 24 साल बाद ओडिशा को मिला नया मुख्यमंत्री। मांझी मंत्रिमंडल में कुल 13 मंत्रियों ने ली शपथ। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई है। 52 साल के मोहन चरण मांझी ने बुधवार को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा ने भी शपथ ली। मांझी मंत्रिमंडल में 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें सुरेश पुजारी, रवि नारायण नाइक, नित्यानंद गौड़, कृष्ण चंद्र पात्रा, पृथ्वीराज हरिचंदन, मुकेश महालिंग, विभूति भूषण जेना, कृष्ण चंद्र महापात्रा, गणेश राम सिंह खुटिया, सूर्यवंशी सूरज, प्रदीप बाल सामंता, गोकुलानंद मल्लिक और संपत कुमार स्वयं शामिल हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, गोवा और उत्तराखंड के सीएम भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ओडिशा में बीजेपी राज है। मांझी 15वें सीएम और बीजेडी युग का अंत। ओडिशा के 15वें सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी। 2 डिप्टी सीएम और 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, बहुमत हासिल किया। बीजेपी को 147 सीटों में से 78 सीटें मिली। बीजेडी को 51 सीटें मिली। कांग्रेस को 14 सीटें मिली। अन्य को 4 सीटें मिली। नवीन पटनायक साल 2000 से 2024 तक लगातार सीएम रहे। 24 साल बाद बीजेडी को करारी हार मिली और सत्ता से बाहर हो गई। और अब फटाफट एक सरपंच से सीएम तक का सफर मांझी का देख लेते हैं। ओडिशा की पहली बीजेपी सरकार के मुखिया हैं मांझी। केदुझर जिले के एक मजबूत और तेज तर्रार आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी एक साधारण परिवार से आते हैं। मांझी के पिता चौकीदार थे, खुद टीचर रहे, बीए की डिग्री और एलएलबी की डिग्री हासिल की। 1997 में मोहन चरण मांझी राजनीति में आ गए थे और तब से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। सरपंच के तौर पर राजनीतिक सफर की शुरुआत की। ओडिशा विधानसभा में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। मांझी अपने संगठनात्मक कौशल के लिए विख्यात हैं। सभी को साथ लेकर चलने और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। सीएम बनने के पीछे उनकी साफ सुथरी छवि, 700 करोड़ रुपए के दाल घोटाले का विरोध करना, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। घोटाले के विरोध में स्पीकर पर कच्ची दाल फेंकने का आरोप भी उन पर लगा था। मांझी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था उस समय पर।